हाँ, तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों? केमिस्ट्री को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आई कैन से स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ मैटर स्टडी ऑफ मैटर अराउंड अस इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ मैटर में बच्चों आप क्या क्या पढ़ते हो? मैटर को अगर आपको पढ़ना है, हमने मैटर का डेफिनेशन लोअर क्लासेस में पढ़ा है। एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? तो मैटर में बच्चों हम लोग दो चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पहला, मैटर के अंदर हम मैटर के प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं, और दूसरा बच्चों उनके चेंजेस को पढ़ सकते हैं कि उनमें क्या चेंजेस हो रहा है। एक मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उनके चेंजेस को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूं केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में भी बच्चों दो प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट? कौन कौन से दो प्रॉपर्टीज होते हैं? यस, एक होगा बच्चों जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो देख के आप बोल सकते हो। और दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जब आप कोई चीज को देख रहे हो, उसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है एंड वो कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी देख के पता चलता है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन के बाद पता चलता है। सिमिलरली बच्चों चेंजेस भी दो टाइप के चेंजेस होते हैं। तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं एक होगा आपका फिजिकल चेंज, एक होगा फिजिकल चेंज, और दूसरा होगा बच्चों केमिकल चेंज, ठीक है? तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, दैट इज इट्स प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस, बोथ फिजिकल एंड केमिकल। इज इट क्लियर कि आपको ये डेफिनेशन समझा है केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीजें आपके डे टू डे लाइफ में हो रही है बच्चों, सब बच्चों मैटर से ही इन्वॉल्व है। आप खाना बना रहे हो, वहां पर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वहां पर भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वहां पर भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। आप कोई चीज़ को फ्राइंग पैन पे रखते हो तो आप उसका कलर चेंज होते हुए देखते हो, उसका ऑर्डर चेंज होते हुए दिखता है आपको। तो केमिस्ट्री इज ऑल अराउंड अस। आपके बॉडी के अंदर भी ढेरों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आप खाना खाते हो, अंदर जाता है, आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीडेशन होता है आपके खाने का, उसी से एनर्जी आपके बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है? इज इट क्लियर यहां तक? चलो पढ़ते हैं ये जो केमिस्ट्री है इनके टाइप क्या है, इनके टाइप क्या है? तो पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूं। फर्स्ट टाइप इज बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट टाइप इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी थोड़ी देर में इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। बट हमारे केमिस्ट्री में हम इन तीनों के ऊपर ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होगा बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री और भी दो होते हैं बच्चों, उसके ऊपर भी एक एक दो चैप्टर्स आपके ऊपर बेस्ड होगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। बट प्राइमा फेसी ये तीनों के ऊपर ही आपके चैप्टर्स मोस्टली बेस्ड हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। चलो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है? सो आई जस्ट डिफाइन हियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वी कैन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों डील्स विथ प्रॉपर्टीज। मैं फिर से यहां पर आ गया, देखो, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन सबका नहीं बच्चों, ये खाली कंसर्न एक ही एलिमेंट से है। इट डील्स विथ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग कार्बन। मतलब ये सिर्फ कार्बन के आसपास घूम रहा है। ये किसके आसपास घूम रहा है?
कार्बन के आसपास। तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो भी रिएक्शंस देखोगे, जो भी चीज़ों के साथ डील करोगे, उसमें क्या आएगा बच्चों? उसमें क्या आने वाला है? आपको कार्बन से ही डील करना होगा। इनफैक्ट आपका बच्चों जो केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट है, दैट इज एंटायरली एंड प्योरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट डील्स विद प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग कार्बन। सेकेंड वाला बात करते हैं। सेकेंड वाला जो डेफिनेशन मैंने आपको सिखाना है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा, या ये किससे डील करता है? जो ऑर्गेनिक नहीं है। इट डील्स विद प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स नॉट इन्वॉल्विंग कार्बन। मतलब कार्बन को छोड़ के बाकी अगर कुछ आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो वो सब किस में आ जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसका डेफिनेशन उल्टा है जो ऊपर हमने पढ़ा। इट डील्स विथ प्रॉपर्टीज, इट डील्स विथ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन of compounds not involving carbon, आई होप यहां तक बच्चों आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलो थर्ड डेफिनेशन पे जाते हैं, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, या फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका एक छोटा नहीं थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है। ऊपर के तो दोनों इजी थे, जिसमें कार्बन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग लॉज पढ़ते हैं बच्चों, लॉज, प्रिंसिपल्स, मैटर अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ों का जो आंसर हमें देता है वो है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। लेट मी राइट डाउन फर्स्ट द डेफिनेशन, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री क्या बोलता है? फिजिकल केमिस्ट्री बोलता है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सारे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अलग अलग चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं बच्चों, उनके एनर्जीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जीज ऑफ मैटर, हर मैटर के अंदर अलग अलग एनर्जी होता है, अलग अलग स्टेट में, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों लॉज और प्रिंसिपल्स को हम लोग जो पढ़ेंगे, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन्स, अगेन कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल? दैट एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, दैट एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन। मैटर ट्रांसफॉर्म करता है ना, आपने अगर पढ़ा होगा तो मैटर से एनर्जी भी होता है, ऐसा हमने आइंस्टाइन ने हमको बताया था, E=mc²। ठीक है, तो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो लॉज एंड प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ये सब चीज बच्चों, ये सारी चीजें फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? मैं अगेन आई विल से स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में अलग अलग सॉलिड के अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, लिक्विड के अलग प्रॉपर्टीज है। बाद में एलिमेंट्स क्या है, प्योर सब्सटेंसेस क्या है, कंपाउंड्स क्या है। तो ये सारी चीज़ों को बच्चों जो जनरल बेसिक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं हम लोग। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक ढांचा है, ये पूरा एक आपको आइडिया देता है कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो इसमें। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो आई विल स्टार्ट विद वन मोर डेफिनेशन राइट नाउ, सिंस टुडेज लेक्चर विल बी प्योरली बेसिक लेक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी बच्चों पढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टाइप ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। अगेन आई विल से टाइप ऑफ मैटर बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। मैटर को हम लोग बहुत अलग अलग टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, उनके टाइप भी अलग अलग होते हैं। सारे को पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, जैसे ट्राइंगल का भी बच्चों, जब आप ज्योमेट्री प्योर मतलब बेसिक ज्योमेट्री पढ़ते हो तो हमको पता है ट्राइंगल्स के भी अलग अलग टाइप है। अगर साइड्स के हिसाब से अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हो तो आप बोलते हो स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल।
और अगर आप उसको एंगल के ऊपर ये करते हो तो एंगल के ऊपर वो अलग अलग होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो वैसे टाइप ऑफ मैटर भी अगर आप केमिकल कंपोजिशन से उनको डिफाइन कर रहे हो तो उनके टाइप क्या क्या है। तो पहला मैं बोलूँगा उनका जो पहला टाइप है वो है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंसेस अगेन बच्चों हम बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस में ये दोनों आते हैं बच्चों, आपने दोनों को पढ़ा है। एक जिसको हम बोलते हैं बच्चों एलिमेंट, और दूसरा होगा एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ये दोनों के दोनों प्योर है, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एग्जाम्पल में अगर हम लोग बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं यार, 118 एलिमेंट्स आप पढ़ते हो आपके पीरियोडिक टेबल में। बट एलिमेंट्स में भी अगर मैं यहाँ पर मतलब एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करूँ, चलो ले लेते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, ठीक है। पहला चीज आई एम अगेन गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है बच्चों? अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप। अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम टाइप मीन्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, जैसे मेरे पास में एक एक टुकड़ा है एक एलिमेंट का, अगर इस टुकड़े को मैं ओपन करके माइक्रोस्कोपिकली देखने की कोशिश करूँ तो सारे जो एटम्स रहेंगे, ऑल एटम्स विल बी सेम। और ये केस में बच्चों वो किसके एटम्स रहेंगे बोलो? ये केस में वो किसके एटम्स रहेंगे? सिल्वर के एटम्स, ठीक है। So all atoms will be same. If somebody is going to ask you define element, so you can say element is a group. Element क्या है? ये अगर आप देखोगे तो ये जो टुकड़ा है ये एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है बच्चों? ये एटम्स का ग्रुप है। और सारे एटम्स आपको एक ही टाइप के रहेंगे, उसमें कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। सिल्वर के अंदर गोल्ड नहीं मिलेगा आपको, मतलब सारे के सारे एटम्स जो रहेंगे वो एक सेम टाइप के रहेंगे। On the other hand बच्चों, on the other hand we have already discussed in our lower classes that कि compounds क्या होता है। compounds हम लोग आगे भी पढ़ेंगे भी compounds क्या होता है, बट यहाँ पर आप बोल सकते हो कि elements mix in fixed proportion। elements mix बोलो या combine बोलो, elements combine in fixed proportion, to form कंपाउंड। अगेन अगर आपके पास में कोई एक कंपाउंड आप ले लो, जैसे वाटर का ले लो, चलो एक मैंने ग्लास में ले लिया, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लिया मैंने। व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है बोलो? H2O। H2O। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगेन यहाँ पर एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं बच्चों, तो जो सबसे छोटा चीज होता है वो एटम नहीं होता, वो क्या हो जाता है? वो केस में यहाँ पर सारे के सारे क्या रहेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर जब हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जब जो सबसे छोटा चीज आपको मिलेगा वो अगेन क्या रहेगा? वो प्योर फॉर्म एटम में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस में बच्चों जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो सबके सब सेम टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी बोलूंगा ऑल एटम्स sorry again did a mistake, all atoms नहीं, all molecules will be same। और हमारे ये एग्जांपल में सारे के सारे किसके रहेंगे बच्चों? H2O के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इज इट क्लियर? तो हम इनको प्योर क्यों बोलते हैं? प्योर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ मिक्सचर नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप एलिमेंट को देख रहे हो तो एक ही एटम दिख रहा है सबके सब, और अगर आप कंपाउंड को देख रहे हो तो आपको एक ही टाइप का मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस हो गया ये। तो मैंने आपको उसमें एलिमेंट भी समझा दिया क्या होता है, और मैंने आपको कंपाउंड्स भी सिखा दिया क्या होता है, ठीक है। चलो एलिमेंट्स को थोड़ा सा और कैटेगराइज करते हैं, ये भी चीजें हमने बच्चों पढ़ी हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स में जो सबसे पहला चीज आप पढ़ते हो, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू बोलो मेटल्स। और मेटल्स के हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, तो मैं यहाँ पर सब चीजें फिर से रिपीट नहीं करूंगा। मेटल्स आर शाइनी, मेटल्स आर हार्ड, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलिएबल, दे आर डक्टाइल। ये सब चीजें बच्चों आपको
आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल ले लेता हूँ, मेटल्स में एग्जांपल में थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे आयरन हो गया, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ से गोल्ड आपने देखा होगा घर में, आपके मम्मी बहनें सब पहनते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, ये आप लोग एल्यूमिनियम आप वेसल्स वगैरह देखते हो जिसमें खाना वगैरह बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक है। So these all are good conductors of heat and electricity. They are malleable, they are ductile. Malleable, ductile जब आगे जाके पढ़ेंगे मैं बताऊंगा उस टाइम पर malleable क्या होता है, बट अगेन आपको आना चाहिए, आप लोग 11th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। चलो सेकंड क्या है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का वो है बच्चों नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स अगेन ये उल्टा होता है, जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी नहीं होंगे, एग्जैक्टली उल्टा। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट शाइनी, दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स, मतलब दे आर नॉट मैलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। तो ये सब उल्टा होते हैं। तो इसमें बच्चों नॉन मेटल्स में ना ज़्यादातर आपको गैसेस ही दिखेंगे, और ज़्यादातर बच्चों आपको लिक्विड लिक्विड में भी दिखेंगे, लिक्विड और गैसेस। कभी कभी आपको सॉलिड भी दिखता है, जैसे अपना कार्बन, जैसे कार्बन, कार्बन इटसेल्फ इज अ नॉन मेटल, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन डालना चाहूँगा कि मेटल्स ज़्यादातर के बच्चों, मेटल ज़्यादातर क्या होता है बोलो, सॉलिड, ज़्यादातर सॉलिड, एक आध दो एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, बट नॉन मेटल्स बच्चों आपको तीनों में दिखेंगे। नॉन मेटल्स आपको लिक्विड में दिखेगा, नॉन मेटल आपको सॉलिड में भी दिखेगा, और नॉन मेटल आपको गैसेस में भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, आई विल टेक फ्यू एग्जाम्पल्स, वन सेकेंड, आई टेक अ डिफरेंट मार्कर एग्जाम्पल। I can say iodine is a good example here. Iodine, आयोडीन मैं क्यों ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आयोडीन के पास में हल्का सा शाइन भी होता है, हाँ, हल्का सा शाइन होता है। शाइन होने के बावजूद ये किसके अंदर आ रहा है, नॉन मेटल्स के अंदर। जितने भी गैसेस हैं, आप ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, नॉन मेटल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड, आई एम सॉरी, इट वाज कंपाउंड, यहाँ पर कार्बन ले लो, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन ले लो, दे आर ऑल, ठीक है। सिलिकॉन बच्चा मेटलॉइड में आएगा, ठीक है। चलो आई विल टेक द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, अगेन आई विल से दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव टू सम, चलो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं यहाँ पर। सम एलिमेंट्स have properties that are in between क्या बच्चों, in between metals and non metals। मतलब वो कभी कभी मेटल्स के जैसे बिहेव करेंगे, कभी कभी वो किसके जैसे बिहेव करेंगे, नॉन मेटल्स के जैसे, ठीक है। So some element have properties that are in between metals and non-metals. Such elements are called as, yes, metalloids. यहाँ पर अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछे तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। आई होप ये सब बेसिक डेफिनेशन है, तो यहाँ तक चीज़ों में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया बच्चों। मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ। हमने टाइप्स ऑफ मैटर में पहला वाला टाइप पढ़ा। यहाँ पर पहला वाला जो टाइप था, ये पहला वाला टाइप था हमारा, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या आया, प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट आया और कंपाउंड आया। एलिमेंट्स को भी हमने क्लासीफाई कर दिया किसमें, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब जाते हैं बच्चों, जो सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे, सेकंड चीज़ जो है या सेकंड क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन है बच्चों, मिक्सचर्स। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे होते हैं मिक्सचर्स।
मिक्सचर्स बच्चों, जैसे हमने ऊपर कंपाउंड को पढ़ा था, कंपाउंड को हमने क्या पढ़ा था, दे हैव फिक्स प्रोपोर्शन, दे मिक्स इन फिक्स प्रोपोर्शन. मिक्सचर्स ऑन द अदर हैंड बच्चों, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन. तो यहाँ पर हम लोग उसी चीज को लिखेंगे. I'll give you the definition. They have no definite, chemical composition. They have no definite chemical composition. I'll explain you in a minute. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. तो आप बोल सकते हो मिक्सचर्स क्या है. तो पहला हम बोल सकते हैं मिक्सचर्स आर दोज थिंग्स विच डू नॉट हैव डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन. सेकेंड, हम बोल सकते हैं उनके पास में कोई फिक्स प्रॉपर्टी भी नहीं होता बच्चों. दे डू नॉट हैव डेफिनाइट प्रॉपर्टी. दे डू नॉट हैव डेफिनाइट प्रॉपर्टी. अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ. जैसे आप कंपाउंड की प्रॉपर्टी ले लो, वाटर ले लो. वाटर का एक फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन होता है. अगर आप वाटर को देखते हो तो वाटर के अंदर आपको हाइड्रोजन 2 दिखता है, H2, एक ऑक्सीजन दिखता है. तो आप कहीं पे भी जाओ, आप नदी का जाके पानी लो तो वहाँ पे भी आपको H2, आप उसका केमिकल देखोगे तो H2O दिखेगा. आपके घर में जो नल में पानी आ रहा है, टैप वाटर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी उसका कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, H2O. बारिश हुई, उसका पानी इकट्ठा करो, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखो, वो भी रहेगा H2O. तो कंपाउंड्स का एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है. बट मिक्सचर्स ऑन द अदर हैंड, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. आप उनको ऐसा केमिकल फॉर्मूला नहीं दे सकते. पानी का बच्चों उसके प्रॉपर्टी होते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसका एक टेम्परेचर फिक्स है, उसका डेंसिटी फिक्स है. मिक्सचर के ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता. दे डू नॉट हैव डेफिनेट प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर यहाँ तक? आई गेस इट शुड बी. थोड़ा सा आगे बात करते हैं. मिक्सचर्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं. दे कैन बी सेपरेटेड इजीली. या समटाइम्स बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे डिस्टिलेशन वगैरह यूज करते हैं आप, बट दे कैन बी सेपरेटेड इजीली. कंपाउंड्स कैन नॉट. तो यहाँ पर इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं. कौन कौन से टाइप है. पहला वाला जो टाइप है दैट इज होमोजेनस मिक्सचर. क्या है? होमोजेनस मिक्सचर. और दूसरा वाला जो टाइप है बच्चों दैट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर क्या है? नाम ही बता रहा है बच्चों कि यहाँ पर जो मिक्सचर होगा वो यूनिफॉर्मली पूरे चीज में होगा, पूरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. अगर वो लिक्विड है तो यूनिफॉर्मली होगा. जैसे एग्जांपल अगर हम आप बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर में, आपने पानी ले लिया और पानी में आपने थोड़ा सा नमक मिला दिया, तो नमक जो है बच्चों वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे वाटर में. तो नमक का जो पानी है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड. इज इट क्लियर? ठीक है. तो बहुत सारे हम ले सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ऐसे वाला टाइप. तो पहले मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ. आई डिफाइन होमोजेनस मिक्सचर. क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर? In homogeneous mixture, I'll define it for you. In homogeneous mixture में constituents, जो भी चीजें आप मिला रहे हैं, constituents remain uniformly का मतलब वही होता है बच्चों, सारी जगह equally dispersed. ठीक है? uniformly mixed throughout दस. अगर आप वहां पर throughout अगर सोल्यूशन बोल रहे हो तो सोल्यूशन बोलो, सॉलिड बोल रहे हो तो सॉलिड बोलो, तो throughout. ठीक है? इन होमोजेनस मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमेन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रूआउट. ये हो गया आपका डेफिनेशन बच्चों किसका? यस, होमोजेनस मिक्सचर का. ठीक है? एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले सकते हो बच्चों, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, एनीथिंग यू कैन टेक. विनेगर इज अ गुड एग्जाम्पल. ठीक है? ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस मिक्सचर लेते हैं. हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है?
I'll define heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. In heterogeneous mixture बच्चों, इन heterogeneous mixture, ये उल्टा है ऊपर जो पढ़ा है आपने, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. इन heterogeneous mixture खाली वहाँ पर यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है. तो इन heterogeneous mixture वी कैन से constituents do not remain, खाली ये वर्ड डालना है आपको, do not remain यूनिफॉर्मली मिक्स. ठीक है, मतलब उसका जो कंटेंट्स होता है बच्चों, जैसे अगर आप टोमेटो सॉस ले लो, तो टोमेटो सॉस में टोमेटो होता है, वाटर होता है, बट कहीं पे वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, कहीं पे वो हल्का होता है. तो वी कैन से टोमेटो सॉस इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, आगे जाएंगे ना बच्चों, मिक्सचर के ऊपर भी चीज़ें पढ़ेंगे. एक चैप्टर आएगा कोलॉइड्स, जिसमें हम मिक्सचर्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट आज सिंस ये बेसिक है, तो बेसिक में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है. ठीक है, आगे जाएं. यहाँ तक आई होप बच्चों थिंग्स आर वेरी क्लियर. ये सारी चीज़ें हमने लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किया है. ठीक है, आगे जाएं. ठीक है, चलो. द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी विल डिस्कस इज स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों. सिंस स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी आपको पता है. स्टेट्स ऑफ मैटर तो आप फटाफट बोल सकते हो. सॉलिड, सेकेंड इज सर लिक्विड, एंड थर्ड इज सर गैसेस. अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना चाहते हो, वी कैन से सॉलिड्स क्या होते हैं. पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के बच्चों, उनको बहुत टाइटली पकड़ा हुआ होता है. तो अंदर उनके एक फोर्स होता है. किसके अंदर बच्चों? सॉलिड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. अभी तक तो हमने सॉलिड को पढ़ लिया था यार, हमने बचपन में देखा सॉलिड वो चीज़ें हैं जो आपको दिखते हैं, राइट. लिक्विड जो पानी है और गैसेस जो हवा है, ऐसा बच्चे लोग उसको कैटेगराइज करते हैं. बट यहाँ पर थोड़ा फोर्स को लेकर समझता है. तो ये तीनों में एक फोर्स होता है बच्चों. सॉलिड के अंदर भी एक फोर्स होता है, लिक्विड में भी एक फोर्स होता है, गैस में भी एक फोर्स होता है. इस फोर्स को बच्चों, यहाँ मैं कहीं साइड में लिखता हूँ आपके लिए, इस फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये फिजिक्स में भी आएगा आपको क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसके ऊपर भी चैप्टर्स बेस्ड है. तो सॉलिड में जो ये फोर्स होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा होता है. और इसीलिए क्या होते हैं बच्चों, सारे मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली एक दूसरे को चिपक के रहते हैं या टाइटली बाउंडेड होता है. सो वी कैन से particles are held tightly और इनका बच्चों शेप होता है. ठीक है, इन आगे व्हेन यू विल गो टू 12th स्टैंडर्ड, द फर्स्ट चैप्टर इज सॉलिड स्टेट. तो इनके अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है. सो आई विल डिफाइन इट लाइक दिस. पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली इन परफेक्ट ऑर्डर. ठीक है, और दूसरा वाला तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो. सेकेंड आई कैन से दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. दिस इज व्हाट वी नो, राइट. ये हम बचपन से याद कर रहे हैं. दे हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. ठीक है, ये लिक्विड को मैं यहाँ से निकाल के नीचे डिफाइन कर देता हूँ. चलो, तो ये सॉलिड था. आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा लिक्विड के बारे में. यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि बच्चों, लिक्विड्स के बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये टाइट तो होता है लेकिन ज़्यादा टाइट नहीं होता कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होता है, लिक्विड में है स्ट्रांग है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स आसपास है. ठीक है. अच्छा, अगर आप अंदर जाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है सॉलिड का, तो दूसरा वाला एकदम चिपक के है उसको एकदम, तीसरा वाला और चिपक के एकदम,
और चिपक के अंदर, मतलब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, दे आर वेरी टाइटली बाउंडेड टू ईच अदर। बट यहाँ पर जब आप लिक्विड की बात करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये थोड़े से, मतलब ये थोड़े से हल्के हल्के मतलब दूर होंगे, ठीक है, हल्के हल्के थोड़ा सा इनका शेप रहेगा, बट दे आर नॉट वेरी टाइट लाइक सॉलिड्स। इसीलिए बच्चों आप जब बरसात होती है, आप पानी में चलने लगते हो तो वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, बट आप उनको चीर के जा सकते हो। यू कैन वॉक इन वाटर ना, आप चल सकते हो पानी के अंदर, मतलब मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं उनके बीच में। अगर फोर्स बहुत ज़्यादा होता तो आप चल ही नहीं पाते। क्या आप वॉल से, आपके घर में अगर कोई दीवार है, क्या आप दीवार को क्रॉस कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर वो जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिक्विड को डिफाइन कैसे करें? वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस। पहला, आई कैन से पार्टिकल्स आर क्लोज, पार्टिकल्स आर क्लोजली हेल्ड, आर क्लोजली हेल्ड बट कैन मूव अराउंड। बच्चों, बट कैन मूव अराउंड मतलब जब आप वॉक करोगे तो ये मॉलिक्यूल आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है, बट कैन मूव अराउंड in the liquid, in the liquid, in the liquid। अगेन यहाँ पर दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई विल पुट इट लाइक दिस, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव, डू नॉट हैव, सॉरी, दे डू नॉट हैव शेप, बट उनके पास वॉल्यूम होता है, ठीक है, बट they have definite volume, they have definite volume, ठीक है। चलो लास्टली डिस्कस करते हैं बच्चों गैसेस को लेकर। गैसेस में बच्चों ये जो फोर्स होता है ये बहुत कम होता है। तो क्या होता है, ये एक जगह होते ही नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल इधर तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर, तीसरा मॉलिक्यूल इधर, मतलब। और ऑल्सो गैसेस के पास में आगे जाके पढ़ोगे तो उनके पास में एनर्जी भी बहुत होता है, तो एक जगह रुके भी नहीं रहते, ये चलते रहते, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, दे आर ऑल्सो इन रैंडम मोशन। और ये मोशन को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ेंगे, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ये मोशन क्या है, ब्राउनियन मोशन क्या है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पास में फोर्स होता है और बहुत कम होता है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बट इतना कम है कि कोई साथ में ही नहीं है, सब इधर उधर नाच रहे हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इफ वी वांट टू डिफाइन इट, आई विल डिफाइन इट लाइक दिस। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर फार, are far apart as compared to solids and liquids, compared to solids and liquids, ठीक है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, आप बोल सकते हो, उसको मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। सो आई होप बच्चों सॉलिड लिक्विड गैसेस आपको क्लियर है। यू कैन टेक मेनी एग्जांपल्स इन दिस थिंग अराउंड यू, ठीक है। चलो राइट नाउ दिस वेर बेसिक थिंग्स, लेट अस गो बैक एंड सी लाइक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। सो आई एक्सप्लेन यू व्हाट एक्चुअली इज केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके चेंजेस को, बोथ फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। कितने टाइप होते हैं? 3, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? जो कार्बन से डील करते हैं, मतलब सारे रिएक्शन प्रॉपर्टीज जिनमें कार्बन होता है, मतलब इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स आएगा। आपने 10th में भी पढ़ा था कार्बन के बारे में, थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, थोड़ा बेसिक चीज़ें आपने 10th में भी पढ़ी है। बट यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट बनेगा जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, एक अलग से केमिस्ट्री 2 आपका इसी के लिए अलॉटेड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? हर वो चीज़ जिसमें कार्बन नहीं है, कार्बन इज नॉट एसोसिएटेड। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली बच्चों ये एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, बेसिक फ्रेमवर्क जो सब मैटर को एक्सप्लेन करता है, उनके एनर्जीज को एक्सप्लेन करता है, लॉज एंड प्रिंसिपल जो गवर्न करते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर को, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, तो टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन पे बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैसेस को भी पढ़ा ना, वो भी क्या है, वो भी टाइप में ही आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं।
तो हमने टाइप्स ऑफ मैटर में पहले एक्सप्लेन किया प्योर सब्सटेंसेस क्या है। तो हमने बोला दो प्योर सब्सटेंसेस होता है, एक जिसको हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स, और दूसरा क्या है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के अंदर जो सबसे छोटा चीज़ होगा वो एटम होगा, और कंपाउंड्स में जो सबसे छोटा चीज़ होगा वो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स प्योर फॉर्म में होते हैं। अगर आप सबसे छोटे चीज़ों को देखोगे, जो ग्रुप होगा वो सब एक ही चीज़ का होगा। और कंपाउंड में अगर आप जाओगे तो आपको मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन दिखेंगे, बट यहाँ पर वो फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे वाटर देख लो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड देख लो CO2, एक कार्बन दो ऑक्सीजन। तो बहुत सारे कंपाउंड्स है, बहुत सारे कंपाउंड्स आप पढ़ोगे, ये तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमने आगे पढ़ा कि एलिमेंट्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, ठीक है। फाइनली बच्चों हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा, इसमें एक प्योर सब्सटेंसेस था और दूसरा मिक्सचर्स। मिक्सचर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मिक्सचर का अगर आपको मिक्सचर का कोई डेफिनेशन पूछे तो हम बोल सकते हैं कि उनका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, मतलब आप उनके फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ दूध का बनाओ, यार दूध के अंदर पानी भी तो है, ठीक है, तो आप दूध के लिए केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बना सकते। दे डू नॉट हैव डेफिनेट प्रॉपर्टी, उनका प्रॉपर्टी भी नहीं होता, उनका फिक्स प्रॉपर्टीज नहीं होते जैसे कंपाउंड्स के होते हैं, जैसे एलिमेंट्स के होते हैं। और मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हो, यू कैन ईजिली सेपरेट देम। कितने टाइप होते हैं, अगेन दो, एक होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। दोनों को हमने बोल दिया क्या है होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें होमोजेनस मिक्सचर में दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हेट्रोजेनस मिक्सचर में दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर हमने पढ़ा बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, एक फोर्स होता है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करते हैं, अटैच होकर रहते हैं। ये अगर बहुत स्ट्रांगली अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम बोलेंगे कि वो सॉलिड है। अगर लूजली हेल्ड है तो हम बोलेंगे लिक्विड है। वेरी लूजली हेल्ड है ही नहीं, बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, गैसेस। तो यहाँ तक आई होप थिंग्स आर क्लियर। यहाँ से बच्चों हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में हम कौन से यूनिट्स आएंगे। यहाँ पर फिर से वही चीज़ होगा बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी आएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिखाया है, तो वो पार्ट को मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। बट यहाँ पर मैं आपको ये बता दूंगा कि SI यूनिट, सिंस केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस को मेजर करते हैं, सब्सटेंसेस को मेजर करते हैं, वी मेजर सब्सटेंसेस, राइट। सब्सटेंसेस आर मेजर्ड, substances are sorry measured substances are measured। बट यहाँ पर एक दिक्कत आई हमको, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा दिया आयरन का, चलो मानते हैं मैंने एक आपको छोटा सा पीस दे दिया आयरन का, और अगर हमने बोला कि भाई इसको ग्राम और केजी में बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखने की बात करेंगे, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, तो बच्चों इसमें क्रोर्स ऑफ एटम होंगे, क्रोर्स ऑफ एटम होंगे। तो आयरन को जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम उसका पीछे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं, तो हम एटम के लेवल पे जाके देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम एटम के लेवल पे जाके कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो ग्राम है या केजी है, ये बहुत इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। हमको करोड़ एटम के साथ में क्या हो रहा है अगर वो देखने की बात है, तो ग्राम और केजी इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने जब सब्सटेंसेस को मेजर करना है, तो हमने बोला कि इट इज़ बेटर दैट वी मेजर इट इन अ डिफरेंट यूनिट इटसेल्फ, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मोल। क्या बोलते हैं, मोल। सो व्हाट इज द SI यूनिट टू मेजर सब्सटेंस, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दिस इज द SI यूनिट, SI यूनिट टू मेजर अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोल। इज इट क्लियर। और मास के लिए अगेन ये चीज़, ये अगर आयरन को आप मास की बात कर रहे हैं, तो मास क्या होता है बोलो, केजी। अगेन केजी से केजी या ग्राम से हम लोग मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मोल से हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी में। इनफैक्ट आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में मोल कंसेप्ट पढ़ा था। एक केजी, एक ग्राम, इतना ग्राम वाटर लिया तो उसमें कितना मोल है, अभी फिर से आएगा वो सब चीज़ें। और अगर आपने इतना मोल ले लिया तो उसमें कितना ग्राम है। जैसे मैंने आपको एक चम्मच नमक दिया और बोला कि इसमें बताओ मुझे कितने मॉलिक्यूल्स हैं,
तो वहाँ पर एक एवोगैड्रो नंबर वगैरह हमने पढ़ा था. विल गो टू दोज थिंग्स इन अ स्टेप वाइज मैनर. अचानक से खाली रिकॉल करने की कोशिश करिए कि क्या पढ़ा था आपने लोअर क्लासेस में. तो यहाँ पर जब हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं, तो सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में? मोस्टली मोल. ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको फंडामेंटल यूनिट्स फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला. फंडामेंटल यूनिट्स ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट. लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, टाइम क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, और उनके यूनिट्स और सिंबल भी हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है. तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दे डिस्कस समथिंग अबाउट मास एंड वेट. ये भी आपने 9th क्लास में डिस्कस किया था, बट आई होप आपको कुछ आप रिकॉल कर सकते हैं. तो मास और वेट दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने अगर पूछा कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, सो आई विल एक्सप्लेन यू. मास क्या होता है बच्चों? मास जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हो तो मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. आई विल राइट इट. मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक, या इसको आप इनहेरेंट भी बोल सकते हो. इट इज एन इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इनहेरेंट प्रॉपर्टी ये होगा ही होगा. अगर कोई मैटर लिया आपने, कोई सब्सटेंस लिया आपने, तो उसके पास मास होना ही है. बिना मास के कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता. आप प्लीज इस चीज को ना थोड़ा अपने दिमाग में सिंक इन करने की कोशिश करिए. अगर आप कोई भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस के पास में ये चीज होना ही है, क्या? मास. क्योंकि बिना मास के कोई सब्सटेंस हो ही नहीं सकता. आप समझ रहे मेरे मतलब, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट? मास इज इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी. ठीक है. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई पूछे मास का डेफिनेशन क्या है, सो आई विल डिफाइन इट फॉर यू. इट इज द मेजर ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट. मतलब उसके अंदर कितने एटम हैं, कितना मॉलिक्यूल है. तो मेजर ऑफ द मैटर, मतलब हमने अभी पढ़ा ना ऊपर, मैटर क्या होता है भाई? मैटर में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आता है. तो आप कोई भी चीज़ की मास की बात कर रहे हैं तो वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर कितने मैटर है, कितने एटम है, उनका वजन क्या है, कितने मॉलिक्यूल है, उनका उनका एक्चुअली वे क्या है. एटॉमिक मास हम पढ़ेंगे तो इनका एटॉमिक मास क्या होता है, वो सब चीज़ों का आपको आइडिया देता है. तो व्हाट इज मास? इन शॉर्ट वी कैन डिफाइन इट मेजर ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी. मेजर ऑफ द मैटर, या यहाँ पर अगर मैं आपको डिफाइन बेटर करूँ, 1 सेकेंड, आई विल डिफाइन इट लाइक दिस. मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर. दिस विल बी परफेक्ट. क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि उसके अंदर कितना मैटर है इन अ बॉडी. इन अ बॉडी इज डिफाइंड एज मास. नाउ मास तो है, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेने की भी कोशिश करूंगा. चलो लेट अस टेक ऑब्जेक्ट. ठीक है. लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट. दिस इज माय ऑब्जेक्ट. ठीक है. दिस इज माय ऑब्जेक्ट and let us assume that this object is made up of few atoms. चलो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कुछ ऑक्सीजन है, कुछ नाइट्रोजन है, और कुछ इसके अंदर यू कैन टेक कुछ हाइड्रोजन है. ठीक है. चलो सिंपलिसिटी के लिए मैं 3 ही बोल रहा हूँ. और मानते हैं कि इसके अंदर 5 ऑक्सीजन है, इसके अंदर 4 नाइट्रोजन है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है. ठीक है. और ये 3 चीज़ों से हमारा ये ऑब्जेक्ट बना है. ठीक है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर मैटर क्या है? इसके अंदर अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मास, तो आप बोलोगे मास का मतलब इसके अंदर मैटर क्या है. तो मैटर क्या है भाई इसके अंदर 3 चीज है. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है. ठीक है. तो मास क्या बोलता है कि इनका जो वजन होगा बच्चों, जो ऑक्सीजन क्या है भाई? ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसका खुद का भी तो एक मास है.
मतलब वो खुद तो एक जगह ले रहा है, खुद तो एक स्पेस ले रहा है। और हमको पता है ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास अगर हम बोलते हैं सो इट इज रफली अराउंड 16 डाल्टन, ठीक है। नाइट्रोजन का वी से 14, हाइड्रोजन का वी से 1। तो अगर आप इस सबको प्लस करोगे तो आपको, और एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन है, तो हमारे ये ऑब्जेक्ट में कितने ऑक्सीजन है अगर आप देख सकते हो तो 5 ऑक्सीजन है। सो वी कैन से 5 इंटू 16, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, प्लस कितने नाइट्रोजन है 14, सॉरी एक नाइट्रोजन का वजन कितना है 14, कितने नाइट्रोजन है 4, तो 4 इंटू 14, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, कितना एक हाइड्रोजन का वजन कितना है 1, ठीक है। सो इफ यू विल कैलकुलेट इट, 16 5 इज 80, ठीक है, 14 4 इज 56, प्लस 2 1 इज 2। सो इफ यू जस्ट आप रफली अगर करोगे तो 80 प्लस 50 इज अगेन 136 138। तो इसका मास कितना हो गया बच्चों, इसका मास कितना हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हम लोग बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है बच्चों ये 182 है, सॉरी 138 है। अच्छा, ये जो मास है बच्चों ये चेंज नहीं होता। अगर इस मास को अगर आप अर्थ से बाहर लेके जाओ, अर्थ से बाहर लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, आप स्पेस में लेके चले जाओ, आपने उसको डीप स्पेस में लेके गए, तो डीप स्पेस में भी उसका मास फिक्स होगा। वहां पे भी अगर आप पूछोगे तो उसका मास कितना होगा 138। अगर आपने उसको कहीं पे भी लेके जाओ, आपने उसको मून पे लेके गए तो मून पे भी बच्चों उसका मास कितना रहेगा 138। मींस मास हम लोग यहां पे बोल सकते हैं मास डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। विथ रिस्पेक्ट टू क्या, पोजीशन, वो उसके अंदर होता ही है, वो फिक्स है। सो वी कैन से मास डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। यू टेक इट एनीवेयर, यू कीप इट ऑन अर्थ, यू टेक इट एनीवेयर, इट इज फिक्स। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, ठीक है। सो चलो विल गो टू द नेक्स्ट। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं, चलो लेट अस कम बैक। तो मास डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्या बोला हमने क्या बोला, मास में हमने आपको दो चीज़ें सिखाई। मास क्या होता है, तो मास हम लोग बोले कि मास इज अ इंट्रिंसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। और थर्ड हमने बोला कि मास डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो क्या चेंज होता है बच्चों, क्या चेंज होता है, सो वी से वेट चेंजेस, वेट चेंजेस। या वेट क्या होता है, पहले वेट समझते हैं। वेट क्या होता है बच्चों, it is the force, it is a force exerted by again अगर आप अर्थ पे हो तो अर्थ, अगर आप जो प्लैनेट पे जाओगे वो प्लैनेट, तो exerted by, यहां पर अगर आप अर्थ पे मेजर कर रहे हो तो अर्थ आ जाएगा। it is the force exerted by earth on the object, on the object। जैसे ऊपर वाला ही हम लोग लेते हैं, ऊपर वाला जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसका मास कितना था बच्चों, उसका मास कितना था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया समथिंग अराउंड 138 रफली। हाँ ठीक है, आपके लिए ये सब एजम्पशन है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप उसका वेट पूछोगे तो वेट, सिंस हमने बोला वेट क्या होता है, बोलो वेट इज फोर्स। फोर्स किसके ऊपर बच्चों, किसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है बट ऑब्जेक्ट के पास है क्या फोर्स, मतलब क्या होगा मास इनटू अर्थ क्या डाल रहा है उसके ऊपर, ग्रेविटी। अर्थ का ग्रेविटी अलग, मास फिक्स है, मास फिक्स है। मास कितना है बच्चों 138। अर्थ पे ग्रेविटी कितना होता है, अर्थ पे ग्रेविटी होता है लगभग 9.8, मास इंटू एम इंटू जी बोलते हैं ना, तो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू फिजिक्स राइट नाउ। तो बट वेट क्या होता है बच्चों, वेट इज द पुल ऑफ दैट प्लैनेट ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो होगा वेट। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं मून पे लेके जाऊं तो मून का ग्रेविटी अलग, मून का ग्रेविटी अलग, तो वेट ऑन मून विल बी डिफरेंट, वेट डब्ल्यू ऑफ एम मतलब वेट ऑफ मून विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ अर्थ, देन दैट ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ पे जो मास है आपका, मतलब इन अदर वर्ड्स आप अर्थ पे आपका जो भी वेट है वही वेट अगर आप जाके चेक करो कहां पर, मून पे, तो वो डिफरेंट होगा। तो वेट ऑफ मून विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ अर्थ।
क्यों क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, ठीक है? इज इट क्लियर? सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू एक्चुअली व्हाट एक्चुअली इज द मास एंड वेट। चलो एक छोटा सा सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये अर्थ है, और अर्थ पे अगर आपने मास लिया, मास 1 kg, तो रफली बच्चों उसका वेट भी ऑलमोस्ट 1 kg ही लेते हैं हम लोग, ठीक है? बट यही चीज़ बच्चों जब आप मून पे मेजर करते हो, जब आप मून पे जाके मेजर करते हो, तो 1 kg, जो अर्थ पे 1 kg है, वो वहां पर जाके बच्चों लगभग 0.17 kg होता है यहाँ के हिसाब से। और अगर आप आप स्पेस में कोई चीज़ को लेके जाओ, जैसे स्पेस है, स्पेस के अंदर अगर आप कोई चीज़ लेके जाओ, तो मास तो वहां पे भी उसका 1 kg ही रहेगा, बट स्पेस में उसको खींचने वाला कोई भी नहीं है। स्पेस में उसको खींचने वाला कोई नहीं है, मतलब उसके ऊपर ग्रेविटी ही नहीं है। अगर उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं है तो उसका वेट कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। मून पे उसको कोई तो खींच रहा है, लेकिन बहुत कम ताकत से खींच रहा है, तो उसका वेट कितना हो जाता है? 0.17 kg। अर्थ पे रफली बच्चों हम लोग जो मास 1 kg है, दैट इज इक्विवेलेंट टू वेट, ठीक है? चलो, सो ये था, थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आपको, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, हाउ मास चेंजेस एंड हाउ वेट चेंजेस, ठीक है? नेक्स्ट चीज व्हाट वी वांट टू डिस्कस इज अ लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है? तो अगेन, इफ somebody is going to ask you what is the volume, we can say the amount of space, occupied by that object, is called volume। जैसे वॉल्यूम क्या होता है? जो 3 डायमेंशनल जगह लिया, जैसे अगर आपने पानी लिया, आपने पानी को एक बीकर में रखा, तो बीकर में बच्चों उसने एक 3 डायमेंशनल जगह लिया है, वो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। आपका रूम है, तो रूम के अंदर भी जो हवा भरा हुआ है आपके रूम के अंदर पूरा का पूरा, बट कितना भरा हुआ है? जितना बड़ा आपका रूम है। बट हवा ने क्या किया? हवा ने एक 3 डायमेंशनल जगह लिया है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, अगर ये एक 3 डायमेंशनल जगह लेता हूँ मैं, जैसे ये आपका रूम है, ठीक है? सॉरी, आई विल ड्रॉ इट अगेन। ये अगर एक 3 डायमेंशनल जगह लेते हैं, तो इस 3 डायमेंशनल जगह के अंदर जो भी चीज़ है बच्चों, वो बोलेंगे क्या हम लोग? जैसे इस क्यूब के अंदर मैंने एयर भर दिया अंदर, ये पूरा एयर से भरा हुआ है अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसका वॉल्यूम कितना है? ये 3 डायमेंशनल जगह, ये 3 डायमेंशनल जगह को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग वॉल्यूम, ठीक है? हाँ, एसआई यूनिट क्या है? अगर कोई पूछे वॉल्यूम का आपको एसआई यूनिट क्या है, सो वी नो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, ठीक है? वॉल्यूम हो गया। थोड़ा सा मास के बारे में भी बात कर लेते, बट मास ने थोड़ा सा हमने बात किया ही है ऊपर। मास को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, या अगर उसका सीजीएस यूनिट ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है? ज़्यादातर केमिस्ट्री में हम लोग ग्राम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग केजी में चीज़ों को नहीं लेते हैं, हम चीज़ों को बहुत छोटा लेते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, तो ग्राम में ज़्यादातर डीलिंग करते हैं जब आप रिएक्शंस वगैरह करते हो, ठीक है? और एक जो क्वांटिटी आप पढ़ोगे यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, दैट इज डेंसिटी, ठीक है? अगेन मैं बोलूँगा, डेंसिटी बच्चों ये एक प्रॉपर्टी है सारे सब्सटेंसेस का, खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है? अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हो, तो वी कैन से डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने बचपन से पढ़ा है, मास पर यूनिट, इसको डेफिनेशन रो वगैरह होता है, तो हम लोग बोलते हैं रो क्या होता है? बोलो, रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को अगर हमने v से डिनोट करते हैं, तो रो का फॉर्मूला क्या बन जाता है? m/v। यूनिट की बात करेंगे तो हमको मास का यूनिट पता है, तो मास का यूनिट क्या होता है? kg,
और वॉल्यूम को कैसे माप रहे हो, मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। बट बच्चों यहाँ पर हम लोग CGS सिस्टम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला केमिस्ट्री में हम चीज़ें केजी और मीटर क्यूब में नहीं लेते हैं, बड़ा बड़ा चीज़ें नहीं करते हैं हम। वहाँ पर ज़्यादातर देखोगे आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिखेगा आपको, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिखेगा, या ग्राम पर मिलीलीटर। आप बोल सकते हो कि ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर जो होता है ये इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ज़्यादातर केमिस्ट्री में आप ये वाला यूनिट देखोगे, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, ऐसा कुछ देखोगे आप, ठीक है, इधर तक क्लियर है। सो मोस्टली आई विल स्टॉप माई लेक्चर फॉर टुडे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बच्चों कि केमिस्ट्री क्या है, और ये सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक डिस्कस की है ये सब हमने लोअर क्लास में अच्छे से किया है, ठीक है। सो आई विल स्टॉप माई लेक्चर हियर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द लॉज ऑफ बेसिक लॉज जो पढ़ेंगे, टोटल 5 लॉज हैं, उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई विल स्टॉप हियर, सी यू नेक्स्ट टाइम।